गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे वैसे? क्वेश्चंस कौन कौन करके लाया है? ओके, नाइस। एक बार लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस चेक कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लास्ट के 5-10 मिनट्स जो है उसमें मैं क्वेश्चंस चेक कर लूंगी और तुम्हें और भी क्वेश्चंस देने होंगे तो वो दे दूंगी, ठीक है? हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम? माइनर के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, क्या वैसे माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है, श्योर? और वॉइड एब इनिशियो है या सिर्फ वॉइड है? क्या मतलब होता है उसका? वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। और क्या क्या पॉइंटर्स पढ़े थे हमने उसके कॉन्ट्रैक्ट के? अच्छा, एक माइनर जो है वो मेजर बनने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई कर सकता है क्या? रैटिफाई कर सकता है कि पहले तो चलो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, अब मैं मेजर बन गया हूं, अब मैं समझने लगा हूं चीजों को, तो मैं उसको वैलिड बना देता हूं, ऐसा कर सकता है वो? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, अगर कहीं पे भी उसकी लाइबिलिटी अराइज करवानी है तो हम पेमेंट दिलवाएंगे क्या उससे? पेमेंट दिलवाते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर पेमेंट लेना हो तो? हाँ, तो मतलब बेनिफिट्स अगर रिसीव करने हैं तो वो हम करने के लिए उसको अलाउ करते हैं, ठीक है। माइनर एजेंट बन सकता है क्या? ये लिखा है हमने पॉइंट। हमने वैसे कितने पॉइंट्स लिख लिए थे? 4 ही लिखे थे, 4 पॉइंट्स ही लिखे हैं। अच्छा, अगर किसी ने नेसेसिटी सप्लाई करी है माइनर को तो? किसी ने अगर माइनर को नेसेसिटीज दी है तो उसके लिए कौन कैसे एलिजिबल होता है? माइनर खुद पेमेंट करेगा या फिर उसका एस्टेट लायबल होता है? नहीं हुआ तो फिर कौन सा हुआ? माइनॉरिटी वाला हुआ है, प्लीड माइनॉरिटी। ओके, ठीक है। एस्टॉपल अप्लाई होता है क्या इसके ऊपर? नहीं होता, ठीक है। चलो, 4 पॉइंट्स तो हम लोगों ने लिख लिए थे, बाकी और लिख लेते हैं, उनको समझते हैं। 5th पॉइंट वो नेसेसिटीज वाला ही पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज if necessities are supplied to a minor or to any other person or to any other person whom such minor is legally bound to support. In such case, minor's estate is liable to pay for necessities and he is not personally liable. And he is not personally liable.
यहाँ पे भी हमें कुछ कंडीशंस ध्यान में रखनी है. Conditions to be satisfied. पहला कंडीशन, contract must be for the goods reasonably necessary for his support in station of his life. And second condition है minor must not already have a sufficient supply, must not already have a sufficient supply of these necessities. एक लास्ट में इसके नोट डाल के पॉइंट लिखना. Necessaries also include expenses on minor's education या फिर expenses on funeral ceremonies. That's it. Minor's education. Expenses on minor's education. Expenses on funeral ceremonies. डन, नोटेड. अब ये समझते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये.
ये कह रहा है लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, कहने का मतलब अगर किसी ने भी माइनर को कोई भी नेसेसिटीज सप्लाई करी है, नेसेसिटीज का मतलब क्या हुआ, रोटी कपड़ा मकान, मेनली तो ये 3 नेसेसिटीज है हमारी, राइट। उसके अलावा हमने नीचे नोट में लिखा था कि माइनर की एजुकेशन का खर्चा है, या इवन अगर फ्यूनरल सेरेमनी, समझते हो फ्यूनरल का मतलब क्या होता है ना, कि डेथ हो जाती है तो उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सारी, तो ऐसी चीजों के ऊपर खर्चा जो होता है वो भी किस में काउंट किया जाता है, नेसेसिटीज के अंदर ही काउंट किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मानो माइनर को किसी ने भी नेसेसिटी सप्लाई करी है, ठीक है, जैसे सपोज उसकी एजुकेशन के लिए मैंने उसको बुक्स वगैरह दिलाई है, अब ऐसे में माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझे पेमेंट करने की। नॉर्मली तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज होती है ना, कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन एक ये वाला ऐसा पॉइंट है जहां हम कहते हैं कि माइनर को पेमेंट करना चाहिए। लेकिन किस किस उसमें से पेमेंट करेगा, वो अपने एस्टेट में से पेमेंट करेगा, ठीक है। एस्टेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, एस्टेट का मतलब है प्रॉपर्टी, ये जो वर्ड यहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी कहो या असेट्स भी बोल सकते हो, यानी माइनर के नाम पे जो असेट्स हैं या माइनर के नाम पे जो प्रॉपर्टीज उसके मम्मी पापा ने कर रखी हैं वो उनमें से पेमेंट करेगा, वो पर्सनली लायबल नहीं होता, मतलब अपनी पॉकेट से निकाल के नहीं देगा वो, ऐसा उसके असेट्स लायबल होते हैं इस चीज के लिए, ओके। अच्छा, ये चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। एक बात और लिखी हुई है, मैं लैंग्वेज एक बार रीड कर रही हूँ। इफ नेसेसिटीज आर सप्लाइड टू अ माइनर, माइनर को करी गई है, या फिर टू एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support। क्या इस लाइन का मतलब निकाल पा रहे हैं, क्या आप कुछ समझ पा रहे हो कि ये और के बाद वाली लाइन का मतलब? बताओ बताओ। ठीक है, तो कौन किसको सपोर्ट करेगा, वो पर्सन माइनर को करेगा या माइनर उसको करेगा? वो माइनर को करेगा, उल्टा बोल रहे हो, माइनर उस पर्सन को लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई उसकी फैमिली में ऐसा है जो उसकी कमाई पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इस पूरे प्रोविजन का मतलब क्या है, डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम। साइड में इसके मीनिंग लिख लो, हिज डिपेंडेंट्स, जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। अच्छा, इस पे तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूं। अच्छा, एक बार पहले मैं जिस ऑफिस में वर्क करती थी वहां पे एक लड़का आता था, बहुत छोटा लड़का था, वो चाय देने के लिए आता था डेली। तो मैं उसको देखती थी कि यार एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तू है ना पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है क्या, ये मतलब चाय वाय का डिलीवरी का काम और ये सब कुछ क्यों कर रहा है तू, ना इस एज में तो तेरे को पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो मुझे बोलता है, उसने अपनी स्टोरी बताई मुझे पूरी, बोलता है मैडम ऐसा है कि मेरे फादर की बहुत छोटी एज में डेथ हो गई थी और मेरी मदर जो है वो हैंडीकैप्ड है, मेरी छोटी सिस्टर और है मुझसे भी छोटी, अब उसके एजुकेशन वगैरह के एक्सपेंसेस भी मुझे बेयर करने, उसकी मदर भी अर्न नहीं कर सकती बिकॉज वो भी हैंडीकैप्ड है। अब ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन जो माइनर है, वो छोटा बच्चा, वो माइनर है, उस माइनर को अगर मैं कोई भी चीज दिला रही हूँ जो नेसेसिटी है उसके लिए, या फिर उसके सिस्टर को दिलवा रही हूँ, क्योंकि सिस्टर और मदर भी उसके ऊपर क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई, राइट। तो अगर उनको भी मैं कोई भी नेसेसिटी सप्लाई करती हूँ तो उसके लिए वो माइनर का एस्टेट लायबल हो जाएगा, यानी उस माइनर के नाम पे जो भी प्रॉपर्टीज हैं, असेट्स हैं, वो लायबल हो जाएंगी, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, ठीक है। आ समझ, वही चीज यहां पे भी लिखी हुई है। तो अगर उसको या उसके किसी डिपेंडेंट्स को किसी ने नेसेसिटी सप्लाई करी है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, माइनर्स एस्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसा ना। वो कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता है, हमने नीचे भी ये लाइन लिखी है, ही इज नॉट पर्सनली लायबल, कभी भी खुद की पॉकेट से पैसे नहीं देगा वो, उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उनमें से पैसे दिए जाएंगे, फाइन। कंडीशंस देखो, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमें अगर हम इसको लायबल बनाना चाहते हैं तो। कंडीशंस क्या है, contract must be for the goods which are reasonably necessary for his support in station of his life। in station of his life ये सिर्फ एक मतलब ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि उसको अपना जीवन बिताने के लिए जो भी नेसेसिटी गुड्स होते हैं वही अगर सप्लाई किए गए हैं ना तो हम ये वाला पूरा क्लॉज अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो पेंसिल से तुम लोग चाहो तो साइड में इसके लिख लो, हम लोग फर्स्ट पॉइंट में नेसेसिटी की बात कर रहे हैं,
नेसेसिटीज होनी चाहिए जो सप्लाई करनी है। पेंसिल से लिख लो ताकि तुम जब रिवीजन करो तुम्हें याद हो जाए। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, माइनर मस्ट नॉट ऑलरेडी हैव अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसिटीज। अब इसका मीनिंग तुम लोग बताओगे मुझे, सेकंड वाले पॉइंट का क्या मीनिंग है? हम्म, और कोई ओपिनियन? और कोई मतलब निकल रहा है इसका कुछ और? बोलो। इसका मतलब यही है कि माइनर के पास पहले से वो नेसेसिटीज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। पहले से उसके पास वो चीजें अगर अवेलेबल हैं और फिर आप उसको दिला रहे हो ये, तो फिर वो नेसेसिटी थोड़ी हुआ, फिर वो उसके लिए जरूरी थोड़ी है। जब अगर वो ऑलरेडी सफिशिएंटली सप्लाइड है उन चीजों के साथ, तो फिर वो चीज नेसेसिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो माइनर मस्ट नॉट ऑलरेडी हैव अ सफिशिएंट सप्लाई। अभी जैसे सपोज करो मैं उसको बुक्स और एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रही हूँ, अब उसको बुक्स वगैरह ये सब चीजों के बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पहले से कुछ भी नहीं है उसके पास इसमें, तो वो नेसेसिटी बन जाएगा। लेकिन अब मैं बात करूं खाने पीने की चीजें, जैसे बेसिकली रोटी सब्जी दालें, ये सब जो बेसिक नेसेसिटीज होते हैं, ये तो सरकार भी देती है ना राशन में, ये तो चीजें सरकार भी दे रही है राशन में, तो ये चीजें तो उसके पास ऑलरेडी सफिशिएंटली सप्लाइड होंगी ना पहले से। अगर है तो फिर मैं जो उसको सप्लाईज कर रही हूं वो नेसेसिटी नहीं होगी। अगर पहले से वो सफिशिएंटली सप्लाइड नहीं है, देन व्हाट आई एम सप्लाइंग विल अमाउंट टू नेसेसिटीज। ऐसा कुल मिला के मतलब ये है, दो कंडीशंस है, गुड्स नेसेसरी होने चाहिए, दूसरा उसके पास पहले से नहीं होने चाहिए, बस। लास्ट में नोट के अंदर हमने लिखा कि नेसेसिटीज में और क्या इंक्लूड होता है अदर देन रोटी कपड़ा मकान। एक तो माइनर की एजुकेशन का खर्चा और एक फ्यूनरल सेरेमनीज का कोई खर्चा है तो वो भी नेसेसिटी बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, क्लियर ये वाला पूरा पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर, सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्जियन। Where a guardian enters a contract for benefit of the minor there will be a valid contract which a minor can enforce. But all contracts entered by guardian on behalf of minor are not valid. सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, guardian
cannot bind the minor, cannot bind the minor by a contract for purchase of immovable property, but a contract entered on orders of the court for sale of a minor's property, for sale of a minor's property may be enforced. नोटेड। ओके देखो लैंग्वेज देखो इसकी। अभी ये वाला पॉइंट जो है ये कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो किसने एंटर किया है, गार्जियन ने एंटर किया है, किसके बिहाफ पे, माइनर के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। वेयर अ गार्जियन एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, किसके बेनिफिट के लिए एंटर किया गया है, माइनर के बेनिफिट के लिए, ये ध्यान रखना। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा और उसको माइनर क्या कर सकता है, एनफोर्स भी कर सकता है, प्रोवाइडेड उसमें फायदा किसको मिलना चाहिए, माइनर को मिलना चाहिए, तब तो वो वैलिड है। ठीक है, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते हैं। क्यों वैलिड नहीं होते? अब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर गार्जियन ऐसा एंटर कर रहा है जिसमें हम उल्टा माइनर को बाइंड कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उसके यहां से कोई लायबिलिटी जा रही है, तो वो हम करेंगे क्या, वो अलाउड होगा क्या, नहीं। लेकिन अगर उसको मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हो या प्रॉपर्टी मिल रही हो, तब हम उसको वो करने देंगे क्या, तब वो एंटर हो सकता है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल के अंदर हमने बताया है कि जैसे गार्जियन है, अगर वो माइनर को कह रहा है कि तुम कोई प्रॉपर्टी को परचेज करो, तो खरीदने पे तो पैसे जाएंगे ना उसके, तो पैसे कहां से लाएगा वो, लायबिलिटी तो अराइज हो ही नहीं सकती उसकी, तो ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, वेयर एज अगर कोर्ट के कहने पे हम माइनर की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो बेचने से तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो वो वैलिड है, वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो वही चीज इन्होंने कही है कि अगर परचेज के लिए है तो वो चीज इनवैलिड होती है, लेकिन अगर सेल के लिए है तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। एनी हाउ तुम्हें तो ये देखना है कि माइनर के यहां से पैसे जाने नहीं चाहिए, आ तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो गार्जियन को भी यही बात ध्यान में रखनी है कि माइनर का लॉस नहीं होना चाहिए, माइनर के पास उल्टा पैसों का इनफ्लो होना चाहिए, ये है। ठीक है, ये हो गया गार्जियन वाला पॉइंट। कोई डाउट इसमें? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर। कौन सा नंबर आएगा अब?
7th में लिखो। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके अंदर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन तुम खुद की तरफ से ही क्रिएट कर लेना, बाकी और एज सच इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ही आएंगे इसमें। A minor is incompetent to become a partner, but as per Indian Partnership Act 1932, ईयर छोड़ दो, लर्न नहीं होगा तुम्हें। He can be admitted to the benefits of partnership. He can be admitted to the benefits of partnership. हाँ जी, minor is incompetent. Incompetent. माइनर एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल नहीं बन सकता। Minor cannot bind his parents or guardian.
Parents are not liable as contract is made without their absence. Sorry, it is made without their knowledge. It is made without their knowledge and in absence. Joint contract by a minor and an adult. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में माइनर नॉट लायबल एंड अडल्ट जो है ये लायबल हो जाएगा. Guarantor for a minor if an adult gives the guarantee for a minor, then he becomes liable. Then he becomes liable Next, 14th point. Shareholder minor cannot become a shareholder of a company, but he may become when acting through his lawful guardian, when acting through his lawful guardian by transfer or transmission of shares. By transfer or transmission of
शेयर्स। बस अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आ रहा है 15th पॉइंट। Minor is liable for torts except breach of contract. That's it. ये 15 पॉइंट्स हैं जो माइनर केस के बारे में है। नोटेड हो गया, सबका नोटिंग हो गया? ठीक है, अभी खूब सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, ये सारे समझते हैं। टोटल 15 पॉइंट्स हमने लिखे हैं इसमें माइनर के अग्रीमेंट में। ओके, सबसे पहले ये देखो, यहां पे ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माइनर के साथ नहीं हो सकता है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब मतलब क्या होता है इस टर्म का? देखो, अगर किसी ने भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया है तो तुम उससे क्या सीख करोगे? कॉम्पनसेशन लोगे उससे, ये तो लेना बनता है। अगर किसी ने भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रेक कर देता है तो मैं क्या लूंगी? उससे कॉम्पनसेशन लूंगी। फाइन, ये जो रेमेडी है ये क्या कहती है कि मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुमने मुझे जो प्रॉमिस किया था ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तुम मुझे स्पेसिफिकली वही परफॉर्म करके दो। ठीक है, यानी कि आपने जो काम करने के लिए कहा था आप मुझे वो काम करके तो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास बहुत है, ऐसा। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें परफॉर्मेंस चाहिए स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे हम अगर माइनर की बात करें तो माइनर को कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकता है। ठीक है, वाई? बिकॉज माइनर की तो कभी भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है, तो तुम उसको कैसे बोलोगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए? आया समझ? तो परफॉर्मेंस जो है वो इसके केस में नहीं हो सकता। फाइन, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसको नहीं मिलेगा। लिख लो एक बार इसका मीनिंग इफ यू वांट। Exact performance of the promise in case of breach. Exact performance of promise in case of breach.
कि अगर ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना, है ना, वायलेशन करना। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो फिर हम उसको ये कहेंगे कि भाई तूने जो प्रॉमिस किया था ना, तू एग्जैक्टली उसको परफॉर्म करके दे, हमें कॉम्पनसेशन वगैरह हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इसमें इंसॉल्वेंट, माइनर इंसॉल्वेंट बन सकता है क्या? पहले तो इंसॉल्वेंट कौन होता है मुझे बताना, जिसका असेट लायबिलिटी से ज्यादा होता है या जिसका लायबिलिटी असेट से ज्यादा होता है? लायबिलिटी ज्यादा होते हैं असेट से, ठीक है, तभी तो वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा है और हमने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। वाई? उसकी लाइबिलिटीज होती ही नहीं है, उसकी लाइबिलिटीज हम कभी अराइज होने ही नहीं देते हैं, तो इस वजह से वो इंसॉल्वेंट कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। नाइन्थ पॉइंट, पार्टनर। अब माइनर के लिए इन्होंने बोला है कि ये पार्टनर बन सकता है क्या? देखो पहली बात तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। वाई? बिकॉज अभी हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट भी है। अगर कोई माइनर पार्टनर बनता है तो पार्टनर की कैपेसिटी में क्या होता है ना, आपको एक दूसरे के लिए लायबिलिटी लेनी पड़ती है। मतलब अगर सपोज दूसरा कोई गलती कर देता है तो उसका भुगतान मुझे भी करना पड़ेगा, मैंने कोई गलती कर दी तो उसके लिए दूसरे को भी पेमेंट करना पड़ सकता है, ऐसा होता है। इस वजह से हमने क्या कहा कि माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट एक चीज कहता है, अगर माइनर को एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप के बेनिफिट्स लेने के लिए, बेनिफिट्स लेने का क्या मतलब है, हम उसको क्या देंगे, प्रॉफिट्स देंगे, है ना, तो हम उसको प्रॉफिट्स में अगर शेयर दे रहे हैं तब तो हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उसकी लायबिलिटी कोई भी अराइज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स लेने हैं उसको, ऐसा। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है, कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, इसका मतलब है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। यानी माइनर को प्रॉफिट्स देने के लिए, प्रॉफिट्स शेयर कराने के लिए अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, एजेंट। अब ये हमने एजेंसी वाला टॉपिक एक बार पहले भी पढ़ा था, जो मैंने कहा था अभी एक बार होल्ड पे रखो इसको, याद है? चलो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या होता है। अभी दो पार्टीज होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। अभी मुझे अगर सपोज करो गुड्स बेचने हैं, पहले मेरी दुकान सिर्फ जयपुर में थी, मैं सिर्फ जयपुर में गुड्स बेचती थी। अभी मुझे है ना पूरे राजस्थान में गुड्स बेचने हैं, क्या मैं अकेले हर एक शहर में जा जाकर के मेरे गुड्स बेच सकती हूँ क्या? इज इट पॉसिबल कि मैं अकेले जाकर के हर एक सिटी में अपने सारे गुड्स सेल करूं? नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एजेंट रखना पड़ेगा, जो मेरे बिहाफ पे क्या करेगा, अलग अलग सिटीज में जा जा करके वहां पे शॉप्स ओपन कर करके मेरे गुड्स को वहां पे सेल करेगा। ठीक है, तो मैं क्या हूं? प्रिंसिपल हूं, और जिस इंसान को मैंने अपॉइंट किया है वो क्या है? एजेंट है। ओके, अब क्या होता है, एजेंट ने यदि अगर कोई भी गलती कर दी तो उसकी लायबिलिटी कौन लेता है? प्रिंसिपल लेता है, ये ध्यान रखना। अगर एजेंट ने कुछ भी गलती कर दी तो उसके लिए लायबिल कौन हो जाएगा? प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से अब तुम मुझे बताओ माइनर कौन बन सकता है? प्रिंसिपल माइनर हो सकता है या एजेंट माइनर होगा? एजेंट माइनर हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल माइनर नहीं होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है, एजेंट तो बन सकता है माइनर, लेकिन माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता। वाई? बिकॉज उसको प्रिंसिपल की कैपेसिटी में बहुत सारी लाइबिलिटीज बेयर करनी पड़ेंगी। किसकी लाइबिलिटीज? एजेंट की, इस वजह से। ठीक है, क्लियर है ये? फाइन। फिर ये कह रहा है माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स या गार्जियन, इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी लिखा है। क्या कह रहा है ये पॉइंट? अच्छा, गार्जियन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है तो वो माइनर के ऊपर वो होता है क्या, बाइंडिंग होता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं होता। अभी अभी हमने पॉइंट पढ़ा था, अगर गार्जियन कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है माइनर के बिहाफ पे तो क्या वो माइनर के ऊपर बाइंडिंग है? माइनर एनफोर्स कर सकता है उसको? नहीं कर सकता।
अगर उसको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, तब हम कर सकते हैं। याद करो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए कह रहा है, तो बेचने से तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो वो तो कर सकता है ये। लेकिन अगर माइनर को ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो खरीदने दिया जाएगा क्या उसको? नहीं। वाई? बिकॉज खरीदने पे क्या होगा, माइनर के यहां से पैसे जाएंगे, तो वो तो हो ही नहीं सकता, लाइबिलिटी तो आ ही नहीं सकती उसकी ना। अब यहाँ पे उल्टा हो गया। उल्टा क्या बोल रहा है ये कि माइनर कहीं जाकर के कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया और कह रहा है कि पैसे मेरे पापा से ले लेना, मेरे पेरेंट्स से ले लेना पैसे। तो ऐसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर कर रहा है जिसमें अपने पेरेंट्स को बाइंडिंग बना रहा है वो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, देखो, पेरेंट्स आर नॉट लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अ माइनर। जैसे अभी इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, माइनर डीलर के पास गया और इससे ना एक स्कूटी खरीद के ले आया और उसको बोलता है कि पैसे मेरे पापा से ले लेना। ठीक है, अब डीलर पापा से पैसे मांगने गया तो पापा कहेंगे भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कब खरीद के लाया, क्या कर लाया, मुझे तो पता ही नहीं है इसका। अब ऐसे में पेरेंट्स को लायबल होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स। ऐसे तो फिर बच्चे पता नहीं क्या क्या कर करके आ जाएंगे, पैसे पापा मम्मी देते रहेंगे, नहीं ना। तो इसीलिए पेरेंट्स जो है वो लायबल नहीं होते हैं। वाई? पहली बात तो एक तो उन्हें नॉलेज नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा ऐसा करके आया है ना, कि कहीं से स्कूटी खरीद लाया। और दूसरी चीज वो उनके एब्सेंस में हुआ है। ओके, तो एब्सेंस में विदाउट नॉलेज अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर एंटर कर रहा है पेरेंट्स को बाइंडिंग बनाने के लिए, तो वो कभी भी बाइंडिंग नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 12th। अभी माइनर और एक अडल्ट मेंबर दोनों मिलकर के ज्वाइंट अग्रीमेंट एंटर कर सकते हैं क्या? साथ में एंटर कर सकते हैं, वो तो वो कर सकते हैं, ज्वाइंटली अग्रीमेंट एंटर करा जा सकता है। वापस वही बात आएगी, लाइबिलिटी किसकी होगी? अडल्ट की होगी, माइनर की होगी क्या? नहीं, माइनर नॉट लाइबल, अडल्ट विल बी लाइबल। फाइन। गारंटी फॉर अ माइनर, इस वाले पॉइंट में क्या है, गारंटी का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ए ने बी को लोन दिया है, ठीक है, तो बी जो है वो क्या करता है, वो सी को कहता है कि भाई तू मेरे बिहाफ पे इसको गारंटी दे दे। ठीक है, तो सी ने ए से कहा कि भाई मैं गारंटी लेता हूं, अगर बी पेमेंट नहीं कर पाया तो तू मेरे से आके पैसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, इसको गारंटी बोलते हैं। मतलब किसी और की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कोई और गारंटी उठा रहा है, तो जो गारंटी उठा रहा है ना उसको हम क्या बोलेंगे? गारंटर बोलेंगे। ठीक है, वैसे अभी गारंटी भी हम पढ़ेंगे आगे, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगा। तो ये आपका गारंटर है। अब मानो इसने गारंटी किसकी उठाई है? एक माइनर की उठाई है। अब यहां मुझे बताओ, पेमेंट माइनर करेगा या अकेले गारंटर लायबल होगा? गारंटर ही लायबल होगा, सिंपल है। हर जगह एक ही यूनिवर्सल रूल चल रहा है, माइनर से कोई भी पैसे नहीं लेने हैं, बस वही चीज आ गई यहां पे भी। If an adult gives the guarantee for a minor, then he becomes liable to the third party. ठीक है, हमारे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से गारंटर कौन था? मिस्टर सी था, माइनर मिस्टर बी था, और वो उसके बिहाफ पे लायबल किसको हो जाएगा? थर्ड पर्सन को, विच इज मिस्टर ए। ओके, नेक्स्ट, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? क्योंकि शेयर्स खरीदने पे तो क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, तो वो बन सकता है क्या शेयर होल्डर? नहीं बन सकता। लेकिन सपोज करो उसको है ना, सपोज फादर की डेथ हो जाती है और फादर रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर थे। ठीक है, अब उनकी डेथ हो गई तो उनके माइनर सन के पास उनके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, नॉमिनी के पास सब कुछ चला जाता है। अब ऐसे में बताओ उसके पापा के शेयर्स उसको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? माइनर को मिलने चाहिए ना। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है जब किसी डिजीज्ड पर्सन की, यानी किसी की डेथ हो गई है ना, ऐसे पर्सन के शेयर्स अगर तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए क्योंकि तुम उसके नॉमिनी हो ना, या फिर शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कोई और शेयर्स इसको दे रहा है, गिफ्ट में दे रहा है ऐसा। बट ये ध्यान रखना पैसे नहीं देने हैं उसको। ओके, अगर परचेज लिखा हुआ है ना या इश्यू ऑफ शेयर्स लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पैसे कभी भी देगा नहीं ना।
तो ट्रांसमिशन का मीनिंग लिखो, शेयर्स रिसीव्ड ड्यू टू डेथ। ट्रांसमिशन का मतलब है किसी पर्सन की डेथ हो जाती है ना, उसकी वजह से तुम्हें शेयर्स मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ओके, तो माइनर शेयर होल्डर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, लेकिन ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से अगर उसको शेयर्स मिलते हैं तो तब तो वो बन सकता है। ठीक है, लास्ट, लायबल फॉर टॉट। अब टॉट का मीनिंग लिखो पहले, तो टॉट का मतलब क्या होता है? टॉट मतलब किसी भी टाइप का सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल रॉन्ग है। अभी ये सिविल रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? सपोज करो तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हो, लेकिन कोई आदमी अचानक से तुम्हारी कार के सामने आ गया ना, और उसको लग गई, तो ये क्या है? ये टॉट है, क्राइम नहीं है ये, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इसमें, तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था कि ये आदमी यहां से गुजरेगा, मैं भी उसी समय गाड़ी लेके निकलूंगा और उसको हर्ट करूंगा, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, है ना। तो बिना इंटेंशंस के जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उसको हम टॉट बुलाते हैं, सिविल रॉन्ग बुलाते हैं। दिस इज नॉट क्रिमिनल, सिविल है ये, ऐसा, ठीक है। अब माइनर जो है वो टॉर्ट्स के लिए लायबल होता है, ओके, टॉर्ट्स के लिए माइनर लायबल होगा। अगर उसने कोई ऐसे सिविल रॉन्ग्स किए हैं ना, तो उनके लिए ही इज लायबल, एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के ऊपर हम इसकी लायबिलिटी कभी भी अराइज नहीं होने देते। ये हमने याद है शुरू में मौरी बीबी वाला केस पढ़ा था, है ना, तो उससे लोन लिया था, बाद में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उससे, यानी लोन रीपे करने से मना कर दिया, तो हमने पैसे दिलवाए थे क्या उससे? नहीं दिलवाए थे, तो वही बात हो गई। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में ही इज नॉट लायबल ना, यहां पे ही इज नॉट लायबल। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके का टॉर्ट ही होता है, सिविल रॉन्ग होता है। बाकी इसको छोड़ के सारे टॉर्ट्स के लिए माइनर क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? कितने पॉइंट्स देख लिए हमने टोटल? 15 पॉइंट्स देख लिए माइनर के अग्रीमेंट के। ये सारे पॉइंट्स है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर डबल स्टार लगा लेना इस टॉपिक के। ठीक है, अब इनको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ के आना, 5-7 मिनट लगेंगे, एक बार 2-3 पेजेस जो है वो देख लेना, कल मैं फिर से इसका रिवीजन करूंगी और पूछूंगी। फाइन। और एक बार तुम्हारे क्वेश्चंस भी मैं कल देख लेती हूँ, जो लोग रह गए हैं वो जिन्होंने नहीं लिखा वो कल करके आना, ठीक है, जो नहीं करके आए वो कल लिख के लाना वो आंसर, फिर एक और क्वेश्चन दूंगी कल।